सवाल और पूछना है। जो ज्यादातर आजकल लोगों की नींद उड़ गई है, नींद नहीं आती है, उसके लिए बहुत तरह का टैबलेट खाते हैं, बहुत सारा पता नहीं क्या क्या दवा वो इस्तेमाल करते हैं नींद लाने के लिए। जी जी जी। और ये चीज अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, खासकर शहरों में। तो इसका कारण क्या है और इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? क्या है इसका उपचार या दवा? जी जी जी। नींद न आना या इंसोमेनिया जो है वो है तो बड़ी साधारण और बड़ी कॉमन बीमारी जी। लेकिन इसके प्रभाव वो साधारण नहीं है। मनुष्य वही प्रभाव मतलब कि कैसा? इसके कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं है, अच्छे नहीं है। सिर की नसों में स्वेलिंग आ जाती है, आदमी बड़बड़ाने लगता है, नींद में चलने लगता है। ये दिक्कतें इंसोमेनिया के नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं। जी। तो चूंकि पहली प्राइमरी स्टेज पे ये बहुत साधारण बीमारी है, बहुत आसानी से इलाज हो जाएगा इसका। तो मैं कुछ कारण बता रहा हूं जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही। मैं वो उपाय भी बताऊंगा जिसकी वजह से नींद आ जाएगी, और आखिर में मैं कुछ दवाइयां भी बताऊंगा जो आप ले लेंगे तो उससे नींद आ जाएगी। जी। पहली बात, जो मेन कारण है नींद न आने का वो होता है इंडाइजेशन। पेट में गैस बन रही है, पेट में गैस घूम रही है, परेशान कर रही है, तो नींद नहीं आएगी। आपने करवट ली और वो गैस बनी हुई है और वो पेट में घूम रही है, तो नींद आना बड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। उसके लिए क्या करना है? रात के भोजन को अवॉइड करें। भोजन अगर हल्का लेना है तो 7 बजे से पहले पहले ले लें और उसके बाद एक वॉक करके आए, तो इससे आपको आराम मिल जाएगा। दूसरा, बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें खानी। एसिडिक आप चीजें बहुत ज्यादा खाएंगे, बॉडी में एसिड रहेगा, बॉडी का ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, दिमाग को रिलैक्स नहीं मिलेगा, तो नींद नहीं आएगी। तो बहुत एसिडिक चीजें न खाएं। एसिडिक चीजें खाने से नींद आपकी उड़ जाएगी। लगातार आप इस तरह की एसिडिक हैबिट बना लेंगे कि रोजाना शाम को मुझे कुछ तला हुआ खाना है या कुछ कॉफी पीनी है, तो ये दिक्कतें आपको इंसोमेनिया का कारण बन जाएंगी। एक और जो कारण है हमारी जीवन शैली। हमें लगता है कि हम रात को जो सुकून से काम कर लेते हैं, आजकल पढ़ाई का बहुत जोर है बच्चों में, तो बच्चों को लगता है कि चलो यार रात को देर तक पढ़ते हैं, सुबह जल्दी जागते हैं। तो वो व्यवहारिक दृष्टि से भले ही उन्हें उचित लग रहा हो, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से और आयुर्वेदिक दृष्टि से वो उचित नहीं है। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ये दोनों ही काम बहुत जरूरी हैं एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छी नींद के लिए। तो जरूरी है कि रात को हम माइंड प्रिपेयर करें कि हमें रात को 10 बजे सो जाना है और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जिससे हम फ्रेश माइंड से उठें और अपना काम करें। तो ये कुछ उपाय ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से मैंने आपको बताया कि नींद नहीं आती। अच्छा, इनसे बचने के लिए या नींद नहीं आ रही तो हम और क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा योगा का सहारा लें, रिलैक्स। उसमें बहुत सारी रिलैक्सिंग टेक्निक्स हैं जो आप इस्तेमाल करके और नींद में आराम पा सकते हैं, नींद पा सकते हैं। योगा है जी पोजीशन जो करें तो ज्यादा फायदा हो जाए? शव आसन एक ऐसा आसन है जिसमें आप करके और अपने माइंड को निर्देश दें कि मुझे अब रिलैक्स हो रहा है, मेरे हाथ पैर रिलैक्स हो रहे हैं, मेरे पैर रिलैक्स हो रहे हैं, मेरा माइंड रिलैक्स हो रहा है। ऐसी आप कमांड देंगे और अपने शरीर को कमांड देंगे, तो जब मन पूरे मन से कमांड देगा तो शरीर इसको फॉलो करेगा। शवासन बहुत अच्छा आसन है इसके लिए। और खाना खाने से के बाद वज्रासन कर लें जिससे गैस ना बने। तो सोने से पहले 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लें, नींद आनी शुरू हो जाएगी। किताबें पढ़ना शुरू कर दें, किताबों से अच्छी नींद लाने की कोई दवा दुनिया में नहीं है जी। तो आप कोई किताब पढ़नी शुरू कर देंगे तो मेरे हिसाब से आप 5 पन्ने पढ़ नहीं पाएंगे, उससे पहले आपको नींद आ जाएगी। टीवी देखना, मोबाइल देखना सोने से पहले छोड़ दें प्लीज, भगवान के लिए। रात को सोने से पहले मोबाइल देखेंगे तो आंखों में एक चमक रहेगी जो आपको सोने नहीं देगी। तो मोबाइल देखना, टीवी देखना, लैपटॉप देखना, फिल्म देखना रात को छोड़ देंगे तो उसमें भी आपको जो है नींद में आसानी आ जाएगी। इसके साइड इफेक्ट तो ज्यादा है, मोबाइल देखना, टीवी देखना। बिल्कुल साइड इफेक्ट है। आप देखें आंखों में चमक सी आ जाती है, चमक सी रहती है जब हम मोबाइल देखते हैं,
तो रात को जब वो चमक रह जाएगी तो आंखें बंद करने के बावजूद भी वो आंखों को रिलैक्स नहीं मिलेगा। एक बेहतर आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें, अच्छे आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें। और हमारे विनय जी के पास बहुत अच्छी आई ड्रॉप्स हैं, वो मैंने कहीं आजमाई है उनमें से, तो उनके यहाँ से ले लें। अगर आई ड्रॉप भी आपने अच्छा इस्तेमाल कर लिया उसके बाद भी आपको अच्छी नींद आएगी। इसी बीच में ये बताना चाहता हूँ कि एक आई ड्रॉप का निर्माण किया है हमारे विशाल जी, जो काफी अच्छे नाड़ी वैद्य हैं। तो विशाल जी, इसी बीच में आप उस बताइए कि उसका क्या प्रोसीजर है और कितना महीना लग जाता है उस अच्छा तो आंख की दवा को बनाने में। काफी असल में मुझे इफेक्टिव लगा। जी जी, ना हमारी आई ड्रॉप बहुत इफेक्टिव है, पर मैं माफी चाहूंगा हम बना नहीं पाते इतनी मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में बना पाते हैं, क्योंकि उसे बनाने में 6 महीने का समय लगता है। 6 महीने? हाँ, 6 महीने लगते हैं उसे बनाने में। उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उसमें क्या डाला जाता है? मेन उसमें लिक्विड इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो गुलाब जल होता है। गुलाब जल? हाँ, लेकिन 6 महीने में दवाइयां प्रोसेस होने के बाद उसमें जो दवाइयां डलती हैं उसमें शहद डलता है, उसमें पुनर्नवा डलता है, उसमें गिलोय डलता है, उसमें आंवले का रस डलता है थोड़ा सा, जी, गोमूत्र थोड़ा सा हम डालते हैं, देसी गाय का गोमूत्र। हाँ, देसी गाय का गोमूत्र डालते हैं। तो 17 इंग्रेडिएंट है कुल मिला के जो उसमें हम डालते हैं। उसे डालने के बाद वो ब्लैक कलर की हो जाती है जी। तो चूंकि 6 महीने लगते हैं तो हम बहुत ज्यादा मात्रा में उसे बना नहीं पाते। लेकिन मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं देखा उस आई ड्रॉप से। अगर कोई नींद न आने का मरीज है, मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इनके क्लिनिक पे मैं जब आया था यहाँ पर, तो 2-2 बूंद आंखों में 1-1 बूंद उन्होंने मुझे भी डाला था। तो मैं एक अपना फीडबैक देना चाहता हूँ। जब मैंने उसको डालकर 5-7 मिनट 10 मिनट तक आंख बंद रखा और जैसे मैंने आंख को खोला तो हर चीज एकदम क्लियर विजिबल हो रहा था। ऐसा लग रहा था आंखें जो थकी थी उसमें फिर से जोश और उमंग पैदा हो गया है और नई आंख मेरी, नया नेत्र मुझे मिला है ये हमारे विशाल जी से। तो एक बार डालने से उसका इतना इफेक्ट है, तो आप सोचिए अगर जिंदगी बैठा लेंगे तो शायद मोतियाबिंद और आंख की जो भी दिक्कतें हैं वो तो दूर दूर तक आपको कभी होने वाला नहीं। ये एक बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। वो हमारे स्टोर पे भी, गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर पे भी बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। आप वहां से भी ले सकते हैं, विशाल से भी ले लीजिए, आपकी ही फायदेमंद साबित होगा ये आपके। जी जी जी। तो ये मैंने कुछ बताई आपको दवाइयां, कुछ चीजें बताई हैं नींद न आने के लिए। उसके बावजूद यदि नींद नहीं आती है और दवाई ही लेना जरूरी है, तो वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर जो है सर्पगंधा, घनवटी सजेस्ट करते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये है कि जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है या जिन्हें ब्लड प्रेशर संबंधित कोई भी समस्या रहती है, वो सर्पगंधा, घनवटी तुरंत न लें। सर्पगंधा, घनवटी बड़ी दवाई है। सर्पगंधा जो है वो एक तरीके का टॉक्सिक मेडिसिन है जो रिलैक्स कर देती है माइंड को। तो उसके बनस्पत ब्रह्मीवटी लेना ज्यादा सुटेबल रहेगा। ब्रह्मीवटी 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम, या 1 गोली सुबह और 2 गोली शाम यदि आप लेते हैं खाना खाने के बाद, सोने से आधा घंटा पहले आप ले लेंगे तो उससे माइंड थोड़ा आपका रिलैक्स हो जाएगा। ये ब्रह्मीवटी दिमाग को ठंडा करता है? हाँ, माइंड को रिलैक्स करता है और टॉक्सिक नहीं है, अच्छी दवाई है जी। तो अच्छा उपाय है, आप करके देखिए। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप टिप्पणी कीजिए, मैं उसमें आपको और बेहतर कुछ सजेस्ट करूंगा। 57 साल पहले एक ऐसी औषधि का निर्माण हुआ था। सबसे पहले तो मैं उनका नाम आपको बताना चाहूंगा। मदन पाल गौर जी हैं, जो विशाल जी के पिताजी थे, और उन्होंने 57 साल पहले ऐसे निर्माण किया औषधि का जो लीवर के लिए रामबाण है और बहुत सारी बीमारियों को वो कवर भी कर लेता है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियां डाली गई हैं, और आप इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए इस बोतल के ऊपर इनका ये भी दावा है कि अगर ये दवा काम ना करे तो खुली शीशी आप वापस कर सकते हैं। मैंने सही कहा विशाल जी? बिल्कुल सही कहा जी। तो आगे का जो है वीडियो में आप ही इसके बारे में बताएं। जी जी। क्यों इतना बड़ा दावा तो कोई करता नहीं है। ऐसा क्या हुआ इसके अंदर, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है, इतना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा आपका? जी जी। नहीं, ये आयुर्वेदिक दवाई है जी, हम ही बनाते हैं, गैसर सिरप के नाम से बनाते हैं। पंचशील फार्मा, पंचशीलफार्मा.com पे भी आप इसे सर्च कर सकते हैं, गैसर सिरप आएगा लिखा हुआ उस पर। तो
57 साल पहले हमारे पिताजी ने ये दवाई बनाई थी, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर दवा पेट के लिए नहीं बन सकती। इसमें वो सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो पेट के लिए बेस्ट हैं, जैसे कि ग्वारपाठा, एलोवेरा जूस, जूस के फॉर्म में है, आंवला जूस और अदरक का जूस, नींबू का जूस, साथ में बहुत सारी जड़ी बूटियां इसमें हमने डाल रखी हैं। हरड़, बेहड़ा, आंवला डाल रखा है, इलायची है, नौसादर है, अजवाइन है, हींग है और शहद है। तो ये कंप्लीट मेडिसिन हमने इस तरह की बनाई है कि जिसका बहुत गजब का रिजल्ट है। इसका दावा हमारा सिर्फ इस वजह से नहीं कि दवाई अच्छी है, इसका दावा इसलिए है क्योंकि हमने इसको बहुत बार अलग अलग तरीकों से आजमाया हुआ है, अलग अलग पेशेंट पे लाखों बोतलें हमने इसकी बेची हैं। और आप ये समझे कि बहुत गिने चुने लोग हैं जिनके आधार पे हमने एक इसमें गाइडलाइन भी इसके अंदर हमने दी है कि कुछ लोगों को इसे नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। वो कौन कौन से लोग हैं? जैसे खांसी की बीमारी है, अगर किसी को खांसी की दिक्कत है, गले में इन्फेक्शन है, तो वो इस दवाई को ना ले, क्योंकि नींबू है, आंवला है, वो गले को पकड़ते हैं। और अल्सर के मरीज हैं, अल्सर के मरीज इसे ना ले, घाव होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि अल्सर एक घाव होता है और नींबू जो है वो उखाड़ता है घाव को जी। तो अल्सर वाले मरीज ना लें। जुखाम, बहुत ज्यादा जुखाम है, छींकें आ रही हैं, तो तब ये दवाई जो है फायदा नहीं करेगी। बाकी पेट की कोई भी समस्या है तो उसके लिए ये दवाई रामबाण है। पेट गैस, कब्ज, अफारा, बदहजमी, भूख न लगना, इससे बेहतर मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी, मैं दावा कर सकता हूं। कोई ये कहे कि मुझे इससे फायदा नहीं हुआ है तो मैं चाहूंगा कि ऐसे कुछ लोग आए, मुझे बताएं, मैं और इसमें सुधार करूंगा, उनके पैसे उन्हें लौटाऊंगा। ये तो आपकी सलाह मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये दावा इसलिए भी करता हूं कि आपकी सलाह मुझे चाहिए, भाई ऐसा क्यों, क्या कारण रहा कि उसमें काम नहीं आई। कब्ज की ये मेडिसिन नहीं है, लेकिन कब्ज में अच्छा काम करती है। बाकी गैस में, अफारे में, बदहजमी में बहुत अच्छा रिजल्ट है। सफाई कर देती है, पेट की सफाई कर देती है, ब्लॉकेज खोल देती है। नींबू का जो है इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल के लिए बड़ा अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल की यदि कोई समस्या रहती है तो उसमें बड़ा अच्छा काम करती है ये दवाई। बहुत अच्छी दवाई है। और हम इसे ऑनलाइन सेल करते हैं और हम पे 500-600 बोतल का पर डे का इसका ऑर्डर आ जाता है। जो लोग पहले पी चुके हैं वो घूम फिर के ले दे के मेडिसिन लेने हमारे पास आते हैं इसे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद भी इसका कंज्यूमर हूं, मैं खुद भी इसे पीता हूं, हफ्ते में 1 बार या 2 बार इसे जरूर पीता हूं और पी के बड़ा संतुष्टि मिलती है मुझे। इसको लेने का तरीका क्या है विशाल जी? लेने का इसका बेस्ट तरीका ये है कि सुबह मॉर्निंग फ्रेश होने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में 4 चम्मच, 3 चम्मच या 5 चम्मच, जैसी आपकी कैपेसिटी है, ऑन एन एवरेज 4 चम्मच यदि आप ले लेंगे, आधा गिलास गुनगुने पानी में 4 चम्मच डालकर ले लेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद खाना खाने के बाद दोपहर और रात में गुनगुने पानी से 4-4 चम्मच ले लें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत गजब का रिजल्ट है, बहुत गजब की मेडिसिन है। मैं 100/100 मार्क्स मेरे फादर की बनाई हुई है और मुझे गर्व है इस बात का कि ये हमारे परिवार की धरोहर है। इसी बीच में बताना चाहूंगा, मदन पाल गौर जी जो बहुत अच्छे नाड़ी वैद्य थे वो, और इनके पिताजी भी हैं। पूरे हापुड़, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इस पूरे एरिया में उनको चप्पे चप्पे, गली गली में बहुत अच्छे से सभी लोग जानते भी थे। और उनके जैसा नाड़ी वैद्य तो मैं मिल नहीं पाया हूँ, अभी विशाल जी से मुलाकात हो रही है, लेकिन उनके बारे में मैंने काफी सुना भी है। और आज मुझे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और इस तरह की जैसे मेडिसिन है, मैं अगर इसमें तो कुछ 2 बातें और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे कोई इंसान इसको लेता है, सामान्य व्यक्ति, तो जैसे फैटी लीवर 10 में से 8 लोगों को आजकल हो रहा है, तो अगर इसको लेते रहें, 3 महीने लगातार ले लें, तो फैटी लीवर उसको होगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं होगा जी। फैटी लीवर में बहुत आसानी आएगी, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, मंदाग्नि की दिक्कत दूर हो जाएगी, अग्नि प्रज्वलित होगी, खाना हजम करने की शक्ति बढ़ जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, हर तरीके से फायदा करेगा। इसकी 2 तरह की पैकेजिंग है, एक 200 ml का बोतल आता है और एक 450 ml का बोतल आता है। जी जी। तो इस तरह से आप हमसे भी जुड़ के गिर ऑर्गेनिक से भी आप ले सकते हैं। विशाल जी से पंचशील औषधालय के नाम से इनका क्लिनिक जैना टॉकीज के सामने गुरुद्वारा रेलवे रोड पे है ये, आप यहाँ से भी आके ले सकते हैं।
और काफी अच्छी दवा है। इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो ये ज्यादातर इस दवा की पब्लिसिटी कैसे हुई है, माउंट टू पाउंड पब्लिसिटी हुई है। तो जब कोई दवा आपको बहुत ज्यादा आराम देगा तो आप उसके बारे में जरूर बताएंगे। तो इसको, ये परिचय का मोहताज नहीं है ये दवा, ये समझ लीजिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बातें हैं जो मैं साझा करना चाहूंगा विशाल जी के साथ में। जी, मेरा ये मानना है कि लीवर हमारे शरीर का मदरबोर्ड है, मुख्य भाग है। तो इससे आप सहमत ही होंगे, मैं गलत जी नहीं हूं? जी जी। अब हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है, इंटरनल ऑर्गन, वो लीवर ही है। लीवर पे पूरे बॉडी टिका हुआ है। जी जी जी। डाइजेशन चूंकि लीवर का एक मेन इसेंशियल पार्ट है वर्किंग का, तो लीवर जो है चूंकि बाइल का प्रोडक्शन करता है जो हमारे डाइजेशन को के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर लीवर सही है तो पूरी बॉडी सही है। और इसीलिए विशाल जी के क्लिनिक में एक ऐसे लीवर के लिए एक आता है, लिवसीन डीएस के नाम से आता है। लिवसीन डीएस के नाम से आता है, डबल पावर हर्बल लीवर टॉनिक है ये। और ये ग्रीन पैकेट में है, आप देख सकते हैं इसमें वीडियो में। और दूसरा जो है लिवसीन लीवर टॉनिक है, ये येलो पैकेट में आता है। अभी दो तरह का ये सिरप है, इसमें अंतर क्या है और ये लीवर पे किस तरह से काम करता है, क्या इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं, ये सभी लोग ले सकते हैं, यही मेरा सवाल है विशाल जी से। जी जी जी। तो आज के समय में जैसा खान पान बताया विनय जी ने कि खान पान चूंकि गड़बड़ हो गया है, डिसबैलेंस हो गया है, तो उसकी वजह से लीवर पे एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है जी। और लीवर अगर सही काम नहीं करेगा तो डाइजेशन सही नहीं होगा। तो उसके लिए जरूरी है कि लीवर सही तरीके से काम करे। दूसरा, आजकल माहौल में, समाज में शराब का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और शराब लीवर का दुश्मन है। अगर शराब पीने वाला व्यक्ति ये चाहे कि उसका लीवर सही रहे तो उसे इस तरह की किसी भी दवाई का सेवन लगातार करना पड़ेगा और करना चाहिए। तो इसमें हमने दो तरीके के हम लिवसिन बनाते हैं। एक लिवसिन येलो, लिवसिन हर्बल लीवर टॉनिक है ये है, मुझे लगता है कि हमसे बेहतर लीवर टॉनिक कोई नहीं बनाता। उसका कारण यह है कि हम 27 से ज्यादा जड़ी बूटियां इसमें इस्तेमाल करते हैं। जड़ी बूटियां अच्छी क्वालिटी की लेते हैं, बढ़िया बनाते हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। बहुत पहले से बना रहे हैं, लगातार मार्केट से डिमांड भी आ रही है, लगातार सेल भी कर रहे हैं हम, दिक्कत नहीं थी। लेकिन कितना साल हो चुका है बने हुए? इसको बने हुए हो गए हैं 1993 में ये बनाया था पिताजी ने। तो इसको तकरीबन 30 साल हो गए हैं, 30 वर्ष, 35 साल हो चुका है। जी 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 जी। तो उसके बाद जो है समय के अनुसार इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, तो हमने इन जड़ी बूटियों को एक्सट्रैक्ट से ये हमने बनाया लिवसिन डीएस। ये क्वालिटी में इससे डबल है, स्ट्रेंथ में इससे डबल है और रिजल्ट में भी इससे डबल है। अगर बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, तो हम सजेस्ट करते हैं लिवसिन डीएस लेने के लिए, हरे वाला लेने के लिए। यदि समस्या प्राइमरी इस तरह की है, हमें रेगुलर लेना है, हल्का लीवर का हम चाहते हैं कि लीवर को एक टॉनिक मिलता रहे, एक सही डोज रोजाना के रूप में मिलती रहे, तो लिवसिन अपने आप में कंप्लीट मेडिसिन है, बेहतर मेडिसिन है, अच्छी मेडिसिन है। कुटकी, कालमेघ, गिलोय, बायबिडंग, श्वेत पूर्णनवा, रक्त पूर्णनवा, भृंगराज, अर्जुन छाल, तुलसी पत्र, नीम छाल, बतौल पत्र, पित्त पापड़ा, रोहितक, चिरायता, कालमेघ, झो, सरफुका, कासनी, कुड़छल, पीपल, मेहंदी, धनिया, कसीस भसम, ग्वारपाठा, कुटकी, सौंठ, निसोत, काकमाची और कासुंदी, ये इतनी मेडिसिन डाल के ये प्रोडक्ट बनाया है और आप इस्तेमाल कीजिए, बेहतर रिजल्ट मिलेगा, बेहतरीन। अब तक आपने कोई भी लीवर टॉनिक इस्तेमाल किया हो या न किया हो, आप इसे इस्तेमाल करेंगे, एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसको लेने का तरीका कैसे है? इसे खाना खाने के बाद 2-2 चम्मच लेना सबसे अच्छा रहता है। खाना खाने के आधे घंटे बाद सुबह शाम 2 चम्मच लेना है, गर्म जल या ताजे पानी? ताजे पानी से, ताजे पानी से 2 चम्मच आप सिरप पी के ऊपर से पानी पी लें, ताजे पानी से। जी जी। अच्छा, इसमें मैंने विशाल जी एक और चीज डिफरेंस देखा है
ये जो है आपका मीठा है और ये शुगर फ्री है। हाँ, ये शुगर फ्री तो इसका मतलब शुगर के रोगी को आप यही देते ये होंगे देते हैं। हाँ जी। और सामान्य व्यक्ति को अब ये दे देते हैं। शुगर के पेशेंट के साथ दिक्कत ये है कि उसका अंदर से शरीर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहता जी। उसे ऐसी ही दवाइयों की ज्यादा जरूरत है जो तुरंत असर कर दे, ज्यादा फायदा कर दे। शुगर के मरीज का शरीर अंदर से खोखला हो जाता है एक तरीके से। जी जी। तो शुगर फ्री दवाई उसके लिए स्पेशली ऐसे बनाई गई है, हमने बनाई है। ये लीवर पे अच्छा असर करेगी, तुरंत असर करेगी और बेहतर असर करेगी। अब सबसे बड़ी बीमारी पे बात किया जाएगा जिसका नाम है कैंसर, और जिसका नाम मात्र सुनने से 50% लोग डर के खौफ में जीने लगे हैं आजकल, और जीते रहे हैं इतने सालों से। तो कैंसर का ट्रीटमेंट तो बात की बात है। सबसे पहले ये बीमारी आती क्यों है शरीर में और इतना आजकल के समय में बढ़ता क्यों जा रहा है। मुझे लगता है कि मैं वैसे 5 साल से कैंसर पे काम कर रहा हूँ। वो काम करने का तरीका है कि कैंसर ना हो, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। ट्रीटमेंट तो आप कहीं से भी करवा सकते हैं। इस तरह से हमारे साथ नाड़ी वैद्य विशाल जी जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा मैं नहीं बात करूंगा, अब मैं विशाल जी को मौका दूंगा इस पे पूरा डिटेल में बताने का, ये है क्या चीज़। जी जी। कैंसर नाम बड़ा खतरनाक है जी। संस्कृत में अर्बुद बोलते हैं, लेकिन कहते हैं कि यदि पेड़ के ऊपर कैंसर लिख दो तो पेड़ भी सूख जाता है। ऐसी कहावत कही जाती है। अच्छा। कि ये इतना खतरनाक नाम है और डरने वाली चीज है ही। तो अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, हमारी बॉडी में लगातार सेल्स बढ़ते रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी उन्हें खत्म करती रहती है। लेकिन जब इम्यूनिटी किसी शरीर की इस तरह की हो जाती है कि वो अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स को नहीं कंट्रोल कर पाती, किसी बॉडी पार्ट में सेल्स ज्यादा बनने शुरू हो जाएं और उनको बॉडी कंज्यूम ना करे, खत्म ना करे, तो वो एक स्टेज कैंसर की होती है। तो यह एक कहा जाए तो इम्यूनिटी की बीमारी है, लेकिन यदि वो उस पर कंट्रोल ना पाया गया तो बड़ा कठिन है सरवाइव करना। तो उसका ये बीमारी ना हो, किसी को भी ना हो, ईश्वर ना दे ये बीमारी किसी को भी दे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में कई राज्य ऐसे हैं जो कैंसर कैपिटल बन चुके हैं। अब बेतहाशा कीटनाशकों का इस्तेमाल करके, बेतहाशा यूरिया का इस्तेमाल करके कैंसर फैल रहा है, कैंसर हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, लेकिन कैंसर न हो इसके लिए उपाय नहीं किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यही मेरा सवाल है। हॉस्पिटल खोल देने से कैंसर नहीं रुकेगा। कैंसर रुकेगा जैविक खाद्य पदार्थों से, जैविक खाद्य पदार्थों को खाने से कैंसर रुकेगा। कच्चा फल, कच्चे सब्जियां यदि वो बहुत ज्यादा कीटनाशकों से ग्रसित नहीं है तो उन्हें खाने से कैंसर रुकेगा। कैंसर नफरत करता है एल्कलाइन फूड से। अगर जो एल्कलाइन फूड है, जो हमारा जैविक खाद्य पदार्थ है, कच्चे फल, कच्ची सब्जियां हैं, कैंसर उनसे नफरत करता है। वो कैंसर नहीं होने देंगे आपकी बॉडी में यदि हम अच्छा खाना खाते हैं। कैंसर प्यार करता है मीठे से। आप शुगर, एक कैंसर सेल को 10 गुना ज्यादा शुगर चाहिए, 10 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए एक सामान्य सेल के मुकाबले। तो ऐसी दशा में बहुत सारे लोग हैं बहुत मीठा खाते हैं, लेकिन कैंसर होने के कारण शरीर फूलता नहीं है, कमजोर रह जाता, सूखता जा रहा है। उसका कारण यह है कि उनके अंदर इस तरह के सेल्स हो गए हैं जो उस शुगर को कंज्यूम कर रहे हैं। कैंसर ना हो इसके लिए हमें और क्या कर सकते हैं, हम और बेहतर क्या कर सकते हैं? उपवास। हमारे यहाँ उपवास का बहुत अच्छा विधान है। उपवास रखें, हफ्ते में एक बार नहीं कर सकते, 15 दिन में एक बार जरूर कर दें। 15 दिन में एक बार उपवास करेंगे तो कैंसर नहीं होगा। कैंसर होने की पॉसिबिलिटी 80% तक कम हो जाएगी। उपवास का मतलब पूरे दिन भूखा रह के शाम को उल्टा सीधा खाना नहीं है। उपवास की एक अपनी लिमिट्स हैं, अपनी सीमाएं हैं खाने की। कच्चा खाना है, हमें फल खाने हैं, एक वक्त खाना है, छाछ पीना है, नारियल पानी पीना है, नींबू शिकंजी पीनी है, तो उपवास का महत्व है। पूरे दिन भूखा रहने के बाद शाम को पराठे खाने हैं तो उपवास नहीं है। पूरे दिन भूखा रहने के बाद कुट्टू खाना है, उपवास नहीं है। तला हुआ खाना है, उपवास नहीं है। आप मजाक ना करें उपवास के लिए।
तो उपवास रखें। और एक बहुत अच्छा साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर आप वर्ष में 2 बार 30-30 घंटे का उपवास रखते हैं, 24 घंटे 6 घंटे और 30 घंटे का यदि उपवास रखते हैं, केवल पानी पे रहते हैं, केवल नारियल पानी पीते हैं, तो इससे बेहतर रेमेडी और कैंसर की कोई नहीं हो सकती। बॉडी को एल्कलाइन रखें, उपवास रखें, बहुत ज्यादा एसिडिक फूड ना खाएं, बहुत ज्यादा मीठा ना खाएं, बार बार बुखार आ रहा है तो लापरवाही ना करें, खून बनना यदि नहीं बढ़ रहा है तो लापरवाही ना करें, प्रारंभिक दशा में ही इसकी पूरी जांच करा लें और उपाय करा लें। इलाज संभव है, बहुत हीनियस बीमारी नहीं है, मृत्युदायक बीमारी नहीं है। ये मृत्युदायक तब है जब इसकी हम लापरवाही कर देते हैं। लास्ट स्टेज में डिटेक्ट होता है विशाल जी। जी जी, तो ये लक्षण तो पहले ही मिल जाते हैं, जैसे कि शरीर कमजोर होने लगता है, बुखार बार बार आने लगता है, बार बार बीमारियां घेरने लगती हैं, शरीर में घाव हो जाता है तो भरने में टाइम लगता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स है, खून बनना कम हो जाता है, तो इस तरह के सिम्टम है, उनमें लापरवाही ना करें। और शरीर में और भी कई दिक्कतें हैं जो शरीर अपने आप बता देता है, वो दिक्कतें महसूस हो जाती हैं, एब्नॉर्मलिटी सी, एंजाइटी सी रहती है बॉडी में, तो इलाज संभव है। सबसे अच्छा उपाय है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशंस रखें, अच्छा खाना खाएं, सबसे अच्छी बात है, अल्कलाइन खाना खाएं, जैविक फूड खाएं, आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कुछ और भी बातें मैं साझा करना चाहूंगा कि जो कैंसर सेल्स होते हैं, जो सामान्य व्यक्ति रोज भोजन जो करता है, वो कैंसर पेशेंट को नहीं खाना होता है। तो वो कैंसर के कोशिकाओं की खुराक होती है वो भोजन जो हमारे जैसे लोग खाते हैं। तो मैं श्री नवग्रह आश्रम भिलवाड़ा राजस्थान से भी जुड़ा हूँ, वैद्य हंसराज चौधरी जी के यहाँ से भी। तो उनका ये कहना है कि कैंसर के कोशिकाओं की खुराक होती है जो सामान्य व्यक्ति रोज दिनचर्या में जो भोजन करता है। तो ऐसे लोगों को व्रत में जो इस्तेमाल किया जाता है, जो आटा या भोजन, वो खाएंगे तो वो उससे बच सकते हैं। जी जी जी, वो सात्विक खाना है, सात्विक खाना है, जैसे समा के चावल हैं, अच्छी हाँ, चीज है। कुट्टू का आटा, राजगीरा, कुट्टू का आटा नहीं कुट्टू का नहीं, राजगीरा का आटा, राजगीरा का जो वो बताते हैं वैद्य जी, वो भी है। और इसमें यही है कि आप देसी गाय के गौमूत्र या गौमूत्र अर्क, हाई करक्यूमिन परसेंटेज वाला ऑर्गेनिक हल्दी, देसी गाय का दूध, देसी गाय का बिलोना घी, ये सारी 4 मुख्य दवा हैं। और वैद्य जी तो खैर इन सब चीजों पे काफी समय से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ये है कि मुझे उपचार करने के लिए पेशेंट मिले ही ना कैंसर का। उनका भाव तो ये है क्योंकि बहुत काफी बीमारी गंभीर है और का पूरा परिवार इससे अफेक्टेड होता है। जी जी, ये नहीं कि सिर्फ एक पेशेंट है और वो चला गया तो सब कुछ हो जा गया, नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा परिवार इससे दिमागी तौर से और शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाता है ये। तो आप कोशिश करें इससे बचें। और इसमें कुछ अगर 2-4 बातें सावधानियां की या कुछ और बातें बताना चाहते हैं वैद्य जी तो बता सकते हैं। मैंने जैसा आपको डिटेल में बताया कि खाने पीने में ध्यान रखें, अल्कलाइन फूड खाएं, कच्चे फल कच्ची सब्जियां हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर को पोषण भी देंगी और इस तरह के अनवांटेड जो ग्रोथ ऑफ सेल्स है उनको भी रोकेगी। हमारे शरीर में इम्यूनिटी आएगी, हमारे शरीर में इम्यूनिटी रहती है तो हम बहुत सारी बीमारियों से अपने आप ही बचे रहते हैं। हमारी बेसिक शर्त यही है कि इम्यूनिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए। विशाल जी, अभी तक आपने कैंसर पेशेंट को कितनों को आपने अटेंड किया है और कितने मतलब ठीक हुए हैं आपके यहाँ पे? जी जी जी, मैंने अभी तक 4 ऐसे पेशेंट थे जिनको मैंने ट्रीट किया है, कैंसर के पेशेंट को। बहुत ज्यादा क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है और एक बड़ा दुखदाई प्रोसेस है। तो और मेरे पास ज्यादातर पेशेंट आए भी उस स्टेज में जब वो एक स्टेज पार कर चुके थे, लास्ट स्टेज का कैंसर। जी 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 जी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि उन्हें एक बेहतर, जितने वो जीवित रहे उतना एक बेहतर जीवन उन्हें मैं दे सकूं। जैसा कि आप सब लोग मेरे चैनल पे काफी समय से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में ये जो नाड़ी वैद्य विशाल जी हैं, 22 साल का इनका ज्ञान है नाड़ी का, और हापुड़ में इनका ये क्लिनिक है।
जैना टॉकीज के सामने गुरुद्वारा रोड पे, रेलवे रोड पे है। अब ये आखिरी समय चल रहा है जिसमें ये एक गंभीर सवाल मेरे सामने आया है। किडनी हमारे बॉडी का एक मुख्य अंग होता है और हम सब लोगों को 80% जनसंख्या को ये पता ही नहीं है कि किडनी होता क्या है और बॉडी में इसका क्या रोल अदा करता है बॉडी के लिए। तो और ये आज किडनी ट्रांसप्लांट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसको ठीक करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए हमारे पास आयुर्वेद में ऐसी क्या औषधि है जो हमें इस बीमारी से बाहर निकाल सकता है? मेरा यही सवाल है। तो किडनी जो है बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है बॉडी के फिल्ट्रेशन के लिए। खून को फिल्टर करता है किडनी, और खून में बहुत सारी जो है अशुद्धियां आ जाती हैं। हमारे खान पान में बहुत सारी अशुद्धियां रहती हैं जिनका फिल्ट्रेशन का काम जो है किडनी करती है। खून को यदि सफाई प्रॉपर नहीं मिलेगी तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और जो हम प्रोटीन खाते हैं तो उसको जो उसमें जो गंदगी रहती है, हमारे खाद्य पदार्थों में बहुत सारी गंदगी रहती है जो हमारे खून में शामिल हो जाती है, उसकी सफाई का काम जो है किडनी करती है। तो किडनी खराब होने के जो मेन 3 कारण है, वो पहला सबसे मेन जो कारण है, सबसे ज्यादा जो प्रमुख कारण है, वो है हाई बीपी। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो आर्टलरीज हैं हमारी, वो उसमें टफनेस आ जाती है। और टफनेस आ जाती है तो क्योंकि उसमें ब्लड का फ्लो बहुत तेजी से रहता है, तो जो नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी है वो हार्ड हो जाते हैं, फिल्ट्रेशन कम हो जाता है उससे। तो जो मेन कारण है वो तो यही, पहला सबसे ज्यादा जो कारण है, मेन कारण वो यही है। दूसरा जो कारण है वो है एक्सेसिव प्रोटीन टेक। अब आजकल देख रहे हैं कि प्रोटीन खाने का चलन बहुत ज्यादा चल गया है। बहुत सारे लोग जो जिम ज्वाइन करते हैं तो वो प्रोटीन खाते हैं, और स्पेशली वो सोया प्रोटीन खाते हैं ना जी। तो ऐसी स्थिति में किडनियों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो फिल्टर कर सकें सोया प्रोटीन को। तो मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि सोया प्रोटीन ना खाएं, वी प्रोटीन खाएं, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में ना खाएं, और एक किसी एक्सपर्ट की डायरेक्शन में जो है आप ले सकते हैं। और बाकी हम जो खाना खाते हैं वो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। तीसरा एक कारण है हमारी जो है लापरवाही। शुरुआत में पेशाब कम आ रहा है, हम उसे गौर नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे कि हमारे शरीर में स्वेलिंग आ रही है, हमारे शरीर में नमक रुक रहा है, हम नमक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और स्वेलिंग बढ़ रही है और हम लापरवाही कर रहे हैं। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब पेशाब ज्यादा नहीं निकलेगा तो जो किडनी है उसमें जो एक्सेसिव वाटर बॉडी है वो फिल हो जाएगा, भर जाएगा, और प्रॉपर किडनी वर्क नहीं कर पाएंगी। तो ये 3 मेन रीजन है किडनी खराब होने के। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है, एक्सेसिव प्रोटीन नहीं खाना है, और तीसरा हमें किसी भी कोई साइन अगर बॉडी दे रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। कुछ जो मैं प्रिकॉशंस हैं वो मैं बताना चाहूंगा इसके लिए। नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, और उससे जो है कई फायदे रहेंगे। एक तो ये कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, और दूसरा जो है बॉडी को NaCl कम मिलेगा। जो नमक है वैसा नमक, समुद्री नमक, वो कम मिलेगा तो शरीर पे स्वेलिंग जो है कम आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। दूसरा, पेशाब पे अपना गौर करें। पेशाब में एक्सेसिव स्मेल आ रही हो, पेशाब में जो है झाग बहुत ज्यादा, फैन बहुत ज्यादा आ रहा हो, तो उसे इग्नोर ना करें। और तीसरी बात कि रेगुलर जो है हम चेकअप कराते रहें, अपना KFT किडनी फंक्शन टेस्ट जो है कराते रहें, तो इससे भी हम रोकथाम कर सकते हैं। एक और कारण जो मेन कारण आज के समय में है भारत में, शुगर पेशेंट को किडनी फेलियर की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। शुगर की वजह से ब्लड में शुगर की मात्रा एक्सेसिव रहेगी तो किडनी को फिल्ट्रेशन में दिक्कत आएगी, तो ऐसे उसमें भी किडनी फेलियर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो शुगर कंट्रोल भी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेद में जो है प्राइमरी स्तर पर बहुत अच्छी मेडिसिन है चंद्रप्रभा वाटी। सुबह शाम एक एक गोली ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है। पेशाब में थोड़ी बहुत समस्या है, किडनी में थोड़ी बहुत समस्या है, तो ये एक ऐसी दवाई है जो प्राइमरी स्तर पर प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व कर देगी। पुनर्वादी मंडूर बहुत अच्छी गोली है। अगर हीमोग्लोबिन कम है, खून कम बन रहा है, किडनियां फंक्शन अच्छा नहीं कर रही है, शरीर पे स्वेलिंग है, तो एक अच्छी सेकंड बेटर ऑप्शन है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, और किडनी का ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और ट्रांसप्लांट एक आखिरी ऑप्शन है। बहुत सारी, चूंकि किडनी 2 होती हैं शरीर में, तो बॉडी जो है प्रॉपर साइन देती है। अब
ऐसी दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग एक किडनी के ऊपर भी पूरा जीवन बिता रहे हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन यदि दोनों ही किडनियां यदि फेल हो गई हैं तो जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट करा दें। और आजकल बहुत ज्यादा फैसिलिटी है, ये अवेलेबिलिटी है और सक्सेसफुल भी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वैद्य जी, आपने कितने किडनी पेशेंट को ठीक किया है, ये सवाल है मेरा। जी जी, किडनी पेशेंट मेरे हिसाब से एक बार तो 100 से ज्यादा पेशेंट थे मेरे पास किडनी के। तो कोरोना काल में चूंकि किडनी पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम रहती है, तो कोरोना काल में कुछ पेशेंट काफी हद तक कम भी हो गए थे। और मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे मेरे पास रिपोर्ट्स हैं जो जिनकी जो है किडनी फेलियर और डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया और आयुर्वेद में दोबारा वो अभी तक भी जीवित हैं। वो रेगुलर मेडिसिन लेना पड़ता है उन्हें और वे ठीक हैं, एक नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहे हैं। और ऐसे मेरे हिसाब से मोर देन 40 ऐसे पेशेंट अभी भी हैं जो ठीक हैं। इस बीच में मेरा एक और सवाल है। आपने शुरू में स्टार्टिंग में बताया वीडियो के कि जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनको किडनी की शिकायत होती है। हो सकती है, हो सकती है। जी जी। तो ये जो 100% में से चांस है वो कितना आपके हिसाब से है? नहीं, अगर क्योंकि मेरे फादर भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं जी, तो उनको किडनी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता है कि केवल हाई ब्लड प्रेशर ही जिम्मेदार नहीं है किडनी फेलियर का, एक कॉम्बिनेशन होता है। शुगर प्लस हाई ब्लड प्रेशर अगर दोनों कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय तक रहता है तो किडनियों पे आने की संभावना है, लेकिन एक्सेसिव हाई ब्लड प्रेशर वो 150-90 से कहीं ज्यादा होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। अगर वो रेगुलर है और एक एक्सेसिव हाई ब्लड प्रेशर लगातार रहता है तो किडनी फेलियर की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसमें एक और सवाल है, जो शुगर की अभी मैंने आपसे बात किया था इसी बीच में, शुगर का भी आपने चंद्र प्रभावटी बताया है कंट्रोल करने के लिए। उसके लिए कोई और भी दवा है क्या? शुगर के लिए? हाँ, शुगर क्योर हो सकता है या परमानेंट ट्रीटमेंट हो सकता है? शुगर रिवर्स हो सकता है। प्राइमरी स्तर पे यदि 1 वर्ष या 2 वर्ष हुए हैं तो शुगर रिवर्स हो सकता है। ये पेनक्रियास से, चूंकि पेनक्रियास से जो है कनेक्टेड है, पेनक्रियास प्रॉपर वर्क करने लगेगा तो उसमें बेसिकली आयुर्वेद में तो मधुमेह नाम की बीमारी नहीं है, प्रमेह नाम की बीमारी है, तो इलाज प्रमेह का ही किया जाता है जी। और इसमें जो है बहुत सारी जो है जामुन की गुठली, गुड़मार, करेले के बीज और भिंडी के बीज, इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन है जो अच्छा कॉम्बिनेशन बनाती हैं और क्योरेबल है, शुगर क्योरेबल की जा सकती है। वैद्य जी, लास्ट अब आपके साथ कुछ पल बचे हुए हैं, तो इसमें दर्शकों के लिए आप स्वास्थ्य के लिए क्या विचार प्रकट करना चाहते हैं? तो मेरे हिसाब से जो है जीवन जीना ही महत्वपूर्ण नहीं है, एक अच्छा जीवन जीना महत्वपूर्ण है और उसके लिए जरूरी है उत्तम स्वास्थ्य। तो आयुर्वेद में कहा गया है, जैसे कहा गया है कि आयुर्तस्य वर्धते तस्य आयुर्वेद, तो जिससे आयु की वृद्धि हो वह उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो क्योंकि वेदों से निकला है, अपौरुषेय है, ईश्वर कृत है, तो इसके संरक्षण में रहें तो आयु, एक अच्छा जीवन आप जी पाएंगे, अच्छी आयु आप बिता पाएंगे। और बाकी आयुर्वेद का अर्थ केवल दवाई खाना नहीं है, आयुर्वेद का अर्थ एक अच्छा जीवन जीना है। उसके लिए क्या है, हम अच्छा आहार लें, जितनी भी जितनी भी पौधे हैं, जितने भी चीजें हम खाते हैं वो कहीं ना कहीं दवाइयों का ही रूप है, आयुर्वेद का ही भाग है। तो हम अच्छा सात्विक खाना खाएं और जैविक खाना खाएं, उत्तम घी का सेवन करें, घी दूध की मात्रा अपने भोजन में जरूर शामिल करें और विधि विरुद्ध आहार, ठंडे के ऊपर गर्म चल सकता है, गर्म के ऊपर ठंडा नहीं चलेगा, तो इस तरह का या खट्टी चीजों के साथ बहुत ज्यादा मीठी चीजें ये नुकसान देती हैं, इस तरह की प्रकृति विरुद्ध आहार ना खाएं और एक अच्छा जीवन जिए। इसके लिए बहुत ज्यादा अध्ययन की, पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है। हम जो नियमित सामान्य नियम है जीवन के, उनका फॉलो करके हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद एक कहीं ज्यादा मॉडर्न मेडिसिन टेक्निक है चिकित्सा की और नैनो टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, वर्षों हजारों वर्ष पूर्व बनी है, लेकिन
ये एलोपैथ से कहीं ज्यादा एडवांस है। जिस तरह की दवाइयों का प्रयोग हम आयुर्वेद में कर रहे हैं, अभी मुझे लगता है कि एलोपैथ को वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपने मेरे चैनल के लिए इतना समय निकाला और अच्छी जानकारी दिया है दर्शकों को। जी जी, आपको मैं हरे कृष्णा, जय गौ माता कहना चाहूंगा। जी जी, हरे कृष्ण, जय गौ माता।